2 अगस्त दिन शनिवार को रविशंकर अपनी पत्नी सपना को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि कल रात मुझे बहुत ही भयानक सपना आया है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब ये सब बातें सपना सुनती है तो अपने पति से कहती है कि आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और इसके बाद रविशंकर अपनी बाइक लेकर के सपना के घर अमड़िहा गाँव पहुँच जाता है। जैसे वो घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि जो सपना की बड़ी बहन है अनीता, वो बाहर कपड़े धो रही हैं। जो एक सरकारी नल उनके घर के बाहर लगा हुआ था, वहाँ पर वो कपड़े धो रही थी। और इसके बाद वो पूछता है कि सपना कहाँ है। वो बताती है कि सपना फर्स्ट फ्लोर में ऊपर अपने कमरे में है। वो तुरंत उस कमरे में पहुँच जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी सपना से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए गले का लॉकेट लाया हूँ और मैं तुम्हें ये अपने हाथों से खुद पहनाना चाहता हूँ। जब ये सब बातें सपना अपने पति के द्वारा सुनती है तो वो खुशी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। और इसके बाद रविशंकर वो करता है जिसके बारे में किसी भी नहीं सोचा था। जैसे ही सपना अपनी आंखें बंद कर लेती है, रविशंकर अपने साथ चाकू और धारदार हथियार लेके आया हुआ था और सपना की आंख बंद करते ही वह उसके गले में वार कर देता है। जैसे ही सपना के गले में वार होता है वह चीखने लगती है और इसके बाद फर्श पर गिर जाती है और उसका पति रविशंकर लगातार उसके ऊपर धारदार हथियार से वार करता रहता है और इन वार की वजह से कुछ ही देर में सपना की मौत हो जाती है। और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। घर के बाहर जो उसकी बहन बैठी हुई थी उसको भी कुछ पता नहीं चलता है कि वहाँ कमरे के अंदर क्या हो रहा है और वहीं जो आसपास के गांव वाले लोग थे उनको भी कुछ भी पता नहीं चला था। इसके कुछ समय के बाद रविशंकर खुद पुलिस वालों को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, आप लोग इस जगह पर आ जाइए और मेरी पत्नी की जो डेड बॉडी है उसको उठा लीजिए। जैसे पुलिस वालों को ये सब बातें पता चलती हैं वो बताई हुई जगह पर पहुँचते हैं और पुलिस वालों के पहुँचने के बाद जो आसपास के गाँव वाले थे, जो आस पड़ोस के लोग रह रहे थे, उनको पता चलता है कि सपना के घर में आज ऐसा कुछ हो गया है। और इसके बाद जब पुलिस वाले बताते हैं कि कैसे उनके ही दामाद रविशंकर ने अपनी पत्नी सपना की हत्या कर दी है। पुलिस वाले फर्स्ट फ्लोर में उस कमरे पर पहुंचते हैं जहां पर सपना की हत्या की गई थी। वो गेट को खटखटाते हैं और गेट क्या था, अंदर से बंद था। और इसके कुछ समय बाद तक जो उसका पति रविशंकर था वो गेट नहीं खुलता है। लगातार पुलिस वाले गेट को खटखटाते रहते हैं और इसके बाद पुलिस वाले गेट को तोड़ देते हैं। गेट को तोड़ने के बाद जैसे वो अंदर पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं, बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि सामने जो सपना थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके पेट में, सर पर, गले पर बहुत ही बुरी तरीके से वार किया गया था। और इस तरीके से रविशंकर ने अपनी पत्नी सपना की हत्या की थी कि जैसे वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हो। और अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वो उसकी लाश के पास ही किनारे इस तरीके से पड़ा हुआ था। तो जब पुलिस वाले उसको देखते हैं तो उसको वहाँ से तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही साथ सपना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो क्या कारण था कि रविशंकर ने अपनी पत्नी की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी थी, जो कि 6 महीने के आसपास प्रेग्नेंट थी। यानी कि रविशंकर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हत्या कर दी थी और वो वाइफ जो उसके बच्चे की भविष्य में मां बनने वाली थी और उसका जो परिवार था वो पूरा होने वाला था। लेकिन इससे पहले ही रविशंकर ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही निर्ममता के साथ अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और इसके पीछे का कारण किसी को भी नहीं पता चला था। लेकिन पुलिस वालों के गिरफ्त में सपना की हत्या करने वाला उसका आरोपी पति रविशंकर था और अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करने वाले थे और सभी लोग इस बात का वेट कर रहे थे कि रविशंकर के मन में ऐसी क्या नफरत थी सपना को लेकर के कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो जब इसके बारे में आपको पूरी बात पता चलेगी तो आप भी सोचेंगे कि वह इस बात को बैठ करके आपस में बातचीत करके सुलझा सकता था, लेकिन उसने ये ना करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो क्या कारण था सपना की हत्या करने के पीछे का, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा मैंने कहानी की शुरुआत में आप लोगों को बताया है कि जो रविशंकर है वो मेरठ के भावनपुर के कीन्हा नगर में रहता है और यहाँ पर उसके जनरल स्टोर की दुकान है और उसकी फैमिली एक मध्यम वर्गीय परिवार है, यानी कि उसके परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी बीच दिसंबर 2024 में, यानी कि पिछले साल, मुन्ना नाम का एक व्यक्ति जो अमड़िहा गाँव का रहने वाला है वो उसके घर आता है और वह बताता है कि उसकी साली है जिसका नाम है सपना, उसका रिश्ता रविशंकर के साथ करना चाहता है। और ये जो शादी होने वाली थी ये अरेंज मैरिज थी। और इसके बाद जो मुन्ना रिश्ता लेके आया था अपनी साली का, तो रविशंकर के जो परिवार वाले हैं वो मुन्ना के घर जाते हैं, सपना को देखते हैं और सभी को सपना बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ जो सपना है अपनी बहन सरिता के घर में ही पली बड़ी थी। बचपन में ही लगभग 18 साल पहले सपना के माता पिता की मौत हो गई थी और इसके बाद सपना अपनी बड़ी बहन सरिता के घर पर ही रह रही थी। पालन पोषण हुआ था, यानी कि उसकी बहन सरिता और उसके जीजा जो मुन्ना थे वो अब उसके माता पिता की भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेटी को, यानी कि अपनी साली को पाला था और उसकी हर सुख सुविधा का, हर खुशी का ध्यान रखा था जो एक माँ बाप अपने
बेटी का रखते हैं। और अब जब सपना बड़ी हो चुकी थी तो उसके जीजा और दीदी थे उसकी शादी करना चाहते थे और इसी वजह से वो उसका रिश्ता लेकर के रविशंकर के घर गए थे। दिसंबर 2024 में दोनों परिवारों की रजामंदी से सपना और रविशंकर की एंगेजमेंट हो जाती है और 23 जनवरी 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद में जो सपना थी अपने ससुराल यानी कि मेरठ में आ जाती है कीनानगर में, और इसके बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परिवार में रह रही थी। लेकिन अभी जो उसकी अपनी बहन और जीजा के साथ जो रिश्ता था वो कंटिन्यू था। और जैसा कि एक आम लड़की का जीवन होता है, शादी के बाद वो अपने मायके वालों से कनेक्ट रहती है क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी अपने मायके में काटी है। और जैसे ही वो अपने ससुराल में आती है तो ऐसा नहीं होता है कि 1-2 महीने के अंदर ही वो अपने मायके वालों को भूल जाए और पूरी तरीके से ससुराल में एडजस्ट हो जाए। ऐसा होता नहीं है, कुछ समय लगता है महिलाओं को अपनी नई जगह में यानी कि ससुराल में सेटल होने में। और यही कारण था कि सपना अपनी बहन और जीजा से लगातार बातचीत करती रहती थी और ये बातें उसके पति रविशंकर को पसंद नहीं आती थी। और रविशंकर के मन में यही चलता था कि अब सपना की यदि शादी हो चुकी है तो वो अपने दीदी और जीजा के साथ जो उसका रिश्ता है उसको धीरे धीरे से कम कर दे या ख़त्म कर दे, यानी कि वो आए जाए लेकिन इतना रिश्ता ना रखे जितना वो अभी रख रही है। क्योंकि सपना ससुराल में ज़्यादातर समय अपनी दीदी और जीजा से बातचीत करती रहती थी और इस वजह से जो उसका पति रविशंकर था उसको उसकी इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा अपनी पत्नी सपना से यही कहता था कि तुम इतनी बातचीत अपने परिवार वालों से मत किया करो, तुम अपने ससुराल आ चुकी हो, यहाँ पर लोगों का ध्यान रखो। लेकिन ये सब बातें सपना को पसंद नहीं आती थी और वो यही कहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं अपनी दीदी और जीजा को छोड़ नहीं सकती हूँ। और ये जो बातें वो कहती थी अपने पति रविशंकर से, ये सब बातें सुन करके रविशंकर का खून खौल जाता था और वो मन ही मन परेशान भी होता था और उसको गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन उसको यही लग रहा था कि हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसके शादी का समय बीतता जाएगा उसकी पत्नी सपना का जो अपने दीदी और जीजा के साथ रिलेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसीलिए वो रुका हुआ था। लेकिन अप्रैल महीने के बाद उसने यह सोच लिया था कि अब सपना का जो अपनी दीदी जीजा के साथ इतना क्लोज रिलेशन है जो अभी भी छूटने का नाम नहीं ले रहा है उसको वो ख़त्म करके रहेगा। और इसीलिए वो अपनी पत्नी सपना को लगातार मना करता रहता था कि तुम इतनी ज़्यादा बातचीत ना किया करो। उसने पुलिस वालों को आगे ये बताया कि ज़्यादातर जब भी मैं अपने घर वापस आता था तो मैं पाता था कि जो मेरी पत्नी सपना है वो अपने जीजा जी से ही बात करती रहती थी और अपने जीजा जी से इतना ज़्यादा बातचीत करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और इसी वजह से वो उसको बहुत बार समझाने की कोशिश करता था लेकिन सपना बिल्कुल भी बात नहीं मानती थी। और यही कारण था कि जो उनके दीदी जीजा का हमारी वैवाहिक जीवन में जो इंटरफेयर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। रविशंकर ने पुलिस वालों को पूछताछ में आगे ये बताया कि वो अपनी पत्नी सपना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको इस बात का अंदाजा था कि उसके माता पिता की बचपन में ही डेथ हो गई थी, यानी कि 18 साल पहले सपना के माता पिता की डेथ हो गई थी और उस समय उसकी उम्र कितनी होगी, लगभग 5-6 साल होगी। तो इस वजह से मैं अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैंने यही सोच रखा था कि उसको जो कुछ भी प्यार नहीं मिला है उसके बचपन में या जिस प्यार की कमी उसके जीवन में रही है उसको वो पूरा करेगा। लेकिन जो उसके जीजा का और दीदी का उसके लाइफ में इंटरफेयर था ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी और मैं लगा तो उसको मना करता था लेकिन वो मानने का नाम भी नहीं ले रही थी। रविशंकर ने आगे ये बताया कि सपना का जब भी मन चाहता था वो अपने मायके चली जाती थी और वो बहुत टाइम तो ऐसा होता था कि मुझे बताती नहीं थी कि वो मायके जा रही है। जैसे ही उसके जीजा मुन्ना उससे कह देते थे कि चलो मायके आ जाओ, वो बिना किसी से पूछे ससुराल में अपने मायके पहुंच जाती थी। और जब मैं काम से घर वापस आता था तो मुझे पता चलता था कि मेरी जो पत्नी सपना है वो मुझे बिना बताए ही अपने मायके चली गई है। और बहुत बार ऐसा होता था कि उसके जीजा मुन्ना मुझे बिना इन्फॉर्म किए यानी कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर आ जाते थे और ये बातें मुझे बहुत समय बाद पता चलती थी। और इस वजह से मुझे अब यह लगने लगा था कि सपना का अपने जीजा मुन्ना के साथ कुछ अलग ही तरीके का रिश्ता है और इस रिश्ते को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और अब वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी सपना से नफरत करने लगा था और उसे अब ऐसा लगने लगा था कि मुझे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए। और अब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और इस वजह से उसको अब और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। इसी बीच 26 जुलाई 2025 को रविशंकर अपनी पत्नी सपना से यह कहता है कि तीज का त्यौहार आने वाला है, चलो मैं तुम्हारी बहन के घर लेकर चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सपना थी अपने पति रविशंकर की बात को ठुकरा देती है और वह कहती है कि मुझे अपनी दीदी के घर नहीं जाना है। इसी बीच 26 जुलाई की शाम को जब रविशंकर अपने घर पर नहीं था तो सपना का जीजा मुन्ना घर पर आता है और वह सपना से यह कहता है कि चलो घर चलो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये बात सुन करके उसकी पत्नी सपना अपने जीजा मुन्ना के साथ अपने मायके अमड़िहा गाँव चली जाती है। जब शाम को वह अपने घर वापस आता है तो उसे यह पता चलता है कि उसकी पत्नी सपना अपने जीजा
जीजा के साथ अपने घर चली गई है और ये सब बातें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। 26 जुलाई की घटना के बाद रविशंकर ने अब सपना को अपनी ज़िंदगी से हटाने का प्लान बना लिया था और इसी बीच दिन आता है शनिवार 2 अगस्त 2025 का। फिर वह अपनी पत्नी सपना को फ़ोन करता है और वो पूरी कहानी उसके सामने बना करके रख देता है जो मैंने आपको पीछे बताया है। वो कहता है अपनी पत्नी से कि मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वह जब अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहा था, इससे पहले वो अपने जो जीजा थे मुन्ना, उनको फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि आप क्या घर पर हो? तो वो बोलते हैं कि मैं तो काम से घर से बाहर निकला हुआ हूँ। साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं आपके? तो बच्चे स्कूल जाने वाले थे। यानी कि उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि जब मैं घर पहुँचूँ, यानी कि अमड़ेहा गाँव पहुँचूँ, तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल मिनिमम लोग मिलने चाहिए। यानी कि मेरी पत्नी मिले और ज़्यादा लोग वहाँ पर ना मिलें, जिससे वो अपने दिमाग में जो भी उसके प्लान चल रहा है उसको अंजाम दे सके। और जब पूरी जानकारी वो सभी लोगों से कर लेता है तो इसके बाद वो अपनी बाइक से अमड़ेहा गाँव पहुँचता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लॉकेट लेके आया हूँ, मैं तुमको पहनाना चाहता हूँ। पत्नी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पति अपने मन में कितना खौफनाक प्लान बना के आया है। और फिर वो जैसे ही अपनी आँख बंद करती है, रविशंकर उसके गले पर वार कर देता है और इसके बाद तब तक सपना के ऊपर वार करता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। मौत होने के बाद में वह खुद फ़ोन करता है पुलिस वालों को और बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है और आप लोग आइए इसकी डेड बॉडी को उठा करके ले जाइए। इस पूरी घटना होने के बाद में जहाँ पर उसके जीजा मुन्ना और उसकी जो बहन है सरिता, उनका रो रो करके बुरा हाल हो रखा है। क्योंकि यदि रविशंकर के मन में किसी भी तरीका को कोई भी संदेह था तो उसको बैठ करके मुन्ना और उसकी जो दीदी थी सरिता, उनसे सॉल्व कर लेना चाहिए कि भाई तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आ रहा हो। उसको यही बोल देना चाहिए था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को सपना इतना ज़्यादा फ़ोन करे, क्योंकि सपना जब आप लोगों को दिन भर फ़ोन करती रहती है तो वो अपना ध्यान बिल्कुल भी अपने ससुराल पे नहीं लगाती है और इस वजह से मेरे को घर में परेशानी होती है। इस तरीके की बातें करके वो अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो सरिता और उसका जो जीजा था मुन्ना, उनके साथ बैठ करके सॉल्व कर सकता था। लेकिन यहाँ पर रविशंकर ने ये सब करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ, बल्कि उसने क्राइम करने का रास्ता चुन लिया और वो ऐसा क्राइम किया कि उसने अपनी पत्नी को मारा। साथ ही साथ जो उसका बच्चा 2 महीने बाद आने वाला था उसको भी मार दिया और अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की गलत सोच यदि आपके दिमाग में आ रही है तो सबसे पहले आप बैठ करके शांति के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्राइम करने के बाद में किसी को कोई भी सुख नहीं मिलता है और ना ही उनको किसी भी तरीके की सफलता मिलती है। जब वो क्राइम कर देते हैं तो उसके बाद यही होता है कि आपको जेल जाना पड़ता है और फिर उस सज़ा का इंतज़ार करना पड़ता है जो आपने कर दिया है, जो आपके गुनाहों के लिए भविष्य में मिलने वाली है। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार बैठ करके ज़रूर सोचें, फिर भी कुछ कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।